Hey guys, this is Kai Hai Law, and today we are going to discuss the features of the Indian Constitution. So let's see the words. The first important feature of our Indian Constitution is the largest constitution of the world. हम जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व के संविधानों की तुलना में सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है। अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स प्रेजेंटली देखा जाए तो 12 शेड्यूल ओरिजिनली इसके अंदर 8 शेड्यूल्स थी, बट अब जो है इसके अंदर 12 शेड्यूल जो हो चुकी हैं पूरी तरह से। ठीक सर, आइवर जेनिंग्स एक स्कॉलर हैं, इन्होंने भी क्या कहा है, भारतीय संविधान को ये कहा है कि इट इज़ अ लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर्स आता है हमारा वो है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर यूज़ किया जाना। जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था। ये कौन कौन से 5 टर्म्स हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। 2 तरीके की सोवरेनिटी, यानी कोई नेशन, कोई स्टेट जब अपने फैसले, अपने डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र होता है, चाहे वो एक्सटर्नली यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हो या फिर इंटरनल लेवल पर हो, तो उसको कहा जाता है कि वो इट इज़ अ सॉवरेन स्टेट। दूसरी चीज़ आती है इसमें सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब बिना किसी भेदभाव के सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बीच में उनको अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना या फिर उनके साथ समान व्यवहार किया जाना। इट इज़ अ सोशल इक्वालिटी और द इकोनॉमिक इक्वालिटी हमने डिस्कस किया था व्हेन वी आर ऑन द प्रियम्बल, व्हेन वी वर ऑन द प्रियम्बल। तीसरा आता है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स देयर इज नो एनी पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ अ स्टेट, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म हमारे भारत का, हमारे देश का नहीं है। 2 वर्ड्स और थे हमारे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी कि डेमोक्रेटिक वे में यहाँ की सरकारें चुनी जाती हैं तथा रिपब्लिक यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी इलेक्टेड होता है। ये जो 2 वर्ड्स थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, दीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसको याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के अंदर जो सरकारें बनती हैं वो कैसी होती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स होती है। हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट है जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में प्रोविजंस मिलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। प्लीज कमेंट के अंदर बताइएगा कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है। अब अगर हम इसके पार्ट्स को देखें तो इसका पार्ट 3 आता है संविधान के अंदर और इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अनदर इंपॉर्टेंट जो एक बात आती है फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो ये है कि इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। मतलब जितने अधिकार हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर हैं वो सारे हमें मिले हैं, एक व्यक्ति को मिले हुए हैं, सिटीजन्स को मिले हुए हैं। अगेंस्ट द स्टेट मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ हमें ये राइट्स नहीं मिले हैं। हमें राइट्स किसके खिलाफ मिले हुए हैं, जो सरकार होती है या फिर जो स्टेट है उसके खिलाफ मिले हुए हैं, उसके अगेंस्ट मिले हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात याद कर ध्यान दीजिए, वो है हमारा दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब ये पूर्ण रूप से अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। द रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स अपॉन द फंडामेंटल राइट्स एज वी नो आर्टिकल 19 मेंशन नंबर ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस व्हिच इज मेड अपॉन द फंडामेंटल राइट्स। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं। अब आता है हमारा डीपीएसपी, मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। These DPSPs are mentioned under the part 4, 36, आर्टिकल 36 टू लेकर 51 तक है। डीपीएसपी की बात की जाए तो ये क्या है, शॉर्ट में समझ लीजिए फिलहाल, क्योंकि जब हम इस पर जाएंगे पार्ट 4 के ऊपर तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक, तो डीपीएसपी क्या होते हैं, इनके अंदर, इन प्रोविजंस के अंदर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स है या जो इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं इनको डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि आप इन सब रूल्स को, इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और उनको अप्लाई करने का प्रयत्न करेंगे। ये चीज है इंपॉर्टेंट है। इसकी बात ये आती है डीपीएसपी की, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। मींस अगर कोई सरकार या फिर अगर कोई स्टेट
इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं उनको एनफोर्स कराने के लिए, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स के केस में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारे डीपीएसपी के पास कि हम सरकार को बदल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं स्टेट में और सेंटर में। ठीक, एक स्टेटमेंट आता है इसका ग्रैनवेल ऑस्टिन का डीपीएसपी के बारे में। इसमें ग्रैनवेल ऑस्टिन कहते हैं इट इज द सोल ऑफ द स्टेट। इसको याद रखिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ ले कभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं एडल्ट सफरेज मींस वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 326 है, इसको ध्यान रखिएगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। आर्टिकल 326 326 अनुच्छेद जो है वो हमें बताता है एडल्ट सफरेज के बारे में, यानी वयस्क मताधिकार के बारे में। हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसको इलेक्शंस के अंदर अपना मताधिकार देने का राइट है। ठीक, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 61st अमेंडमेंट 1989 का। इसमें क्या किया गया था, इस अमेंडमेंट से पहले जो एज थी वोट डालने की यानी कि मत देने की वो 21 ईयर्स थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट 1989 के थ्रू क्या कर दिया गया, 18 ईयर्स इस एज को रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि 21 से 18 ईयर्स एज तक रिड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर कॉन्सेप्चुअल फीचर है, देख लीजिए इसको, द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Our Indian Constitution is a blending of the rigidity and flexibility means इसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो रिजिड हैं यानी जो सख्त हैं, कठोर हैं, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल्स होते हैं, जैसे कि अमेंडमेंट प्रोसीजर हुआ, इमरजेंसी प्रोसीजर्स हुआ। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो क्या है, जो एक पूरा क्या दिखाता है हमें कि भारतीय संविधान मिश्रण है किस चीज का, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट द Federal Constitution with a centralizing tendency means Indian Constitution is a federal constitution, but in some cases it becomes a centralizing tendency। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि इमरजेंसी के प्रोविजंस के अंदर जब इमरजेंसी का केस आता है या फिर अगर इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाती है तो यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कैसे हो जाते हैं, जो रिजिड हो जाते हैं, यानी कि यूनाइटिंग हो जाते हैं, यूनाइटिंग वे के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं डायरेक्टली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो हम इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमने इसको प्रियम्बल के जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर डिस्कस किया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मिलते हैं। जब हम आर्टिकल 124 पर जाएंगे 124 से 147 तक के बीच में, तो वहां पर हमें जुडिशरी प्रोविजंस मिलते हैं। तो भारतीय संविधान हमारे जो प्रोविजंस हैं वो बताते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो फीचर है इसका वो आता है सिंगल सिटीजनशिप। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मतलब भारत के अंदर हर व्यक्ति, हर नागरिक का सिर्फ एक क्या होगी, उसको एक नागरिकता मिली हुई है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि वो नेशन का नागरिक है, वो भारत का नागरिक होगा, किसी स्टेट का, किसी पर्टिकुलर स्टेट का नागरिक नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया था, जैसा कि यूएसए में होता है कि वहां पर ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और नेशन की अलग होती है। बट इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ का फीचर्स क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है सेक्युलर स्टेट, डिस्कस किया है, एसआर बॉम्बे का केस इसके ऊपर आता है। सेक्युलर स्टेट का मतलब इंडिया हैज नो पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन, यहाँ पर हर धर्म को मान्यता दी हुई है। जितने धर्म के लोग इंडिया के अंदर रहते हैं उनको मान्यताएं मिली हुई हैं। आर्टिकल 25-26 ऑफ द पार्ट 3 हम इस पर जाएंगे, तब इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। हर भारत का नागरिक जो भारत के अंदर रह रहा है उसको बहुत सारे ऐसे कर्तव्य दिए हुए हैं, इंपोज किए हुए हैं आर्टिकल 51A के थ्रू। अगर हम बात करें आर्टिकल 51A की, तो ये पार्ट 4A के अंदर है, यानी कि जस्ट आफ्टर द डीपीएसपी प्रोविजन। 51 तक डीपीएसपी है, तो 51A के अंदर जो ये जोड़ा गया था, हालांकि 51A जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओरिजिनली जो था हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे ऊपर, तो ओरिजिनली कितनी थी, वो 10 थी, बट 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई है वो 11th एक, यानी कि अब प्रेजेंटली जो है फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, उनकी संख्या 11 है। ठीक, सो बेसिकली these were all the fundamental principles, fundamental features of the Indian Constitution. So I hope
आपको इस वीडियो के थ्रू जो फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको समझने में हेल्प मिलेगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, share and like the video, and press the bell icon so that you may get the all new notifications of our all new videos. Thank you.